प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे। इससे पूर्व आपने प्रकाश वाले अध्याय में प्रकाश के गुण, प्रकाश से हमें वस्तुएं किस प्रकार से दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार के रंग हमें वस्तुओं में जो रंग है वो क्यों दिखाई देते हैं, वह परावर्तन क्या है और परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियमों की व्याख्या की गई। वर्तमान प्रकरण में आप जानेंगे कि परावर्तन प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण युक्ति समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, वह बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार इत्यादि कैसे होते हैं। विद्यार्थियों, समतल दर्पण आप जानते हैं किस तरह से तैयार किया जाता है। एक पारदर्शी शीशे को, ये मान लीजिए पारदर्शी शीशा है जिसके आर पार देख सकते हैं, उसके पीछे की तरफ रजत या एल्युमिनियम की पॉलिश करके रंग लेपित कर दिया जाता है। रजत या एल्युमिनियम एक परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है। इस तरफ एल्युमिनियम की पॉलिश हो गई है, ये साइड अब परावर्तक की भांति कार्य करती है। चूंकि इसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल है, इसलिए हम इसको समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की यदि हम आकार की बात करें, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है। विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किस प्रकार से प्रकृति आभासी और वास्तविक दो ही होती है। आभासी से तात्पर्य इस प्रकार के प्रतिबिंब जिनको हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते, उन प्रतिबिंबों को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिन प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं समतल दर्पण से, वो आभासी बनते हैं, सीधे बनते हैं, वस्तु के बराबर होता है और दूरी या प्रतिबिंब की जो स्थिति है, दूरी या हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आगे उसके वस्तु रखी है। मतलब दर्पण से आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कोई वस्तु दर्पण से आगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, अर्थात वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है। यदि वस्तु किसी दर्पण से 20 सेंटीमीटर आगे है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 20 और 20 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दूरी जो है प्रतिबिंब के बराबर, यानी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे की ओर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी है। इस तरह से प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति, स्थिति के बारे में लिखा जा सकता है। समतल दर्पण विद्यार्थियों आप हमेशा देखते आए हैं,
जब हम अपने चेहरे को देखते हैं, केस बनाने होते हैं, उस स्थिति में कंघी करनी होती है। हम जो रोजाना चेहरा अपना देखते हैं वो सामान्यतः समतल दर्पण ही होता है। हाँ, आभासी और सीधे के साथ एक स्थिति और होती है जो इस समतल दर्पण पे हमें मालूम पड़ती है। उस स्थिति को हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन। विद्यार्थियों, कई बार इस पर प्रश्न आता है, पार्श्व परावर्तन क्या है। हम समतल दर्पण पर जब देखते हैं तो हमारा दायां भाग समतल दर्पण पे बाईं ओर दिखाई देता है और हमारा बायां भाग समतल दर्पण में दाईं ओर दिखाई देता है। इस प्रकार के परावर्तन को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को देखने पर, समतल दर्पण पे वस्तु को देखने पर वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, इस प्रकार के परावर्तन को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। सामान्यतः हम किसी दर्पण में P रख करके देखेंगे तो वो हमें किस तरह से नजर आएगा। विद्यार्थियों, आप देखेंगे अपने पास ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के अंदर हम ये जो हमें दिख रहा है P, वो देखने जा रहे हैं कि समतल दर्पण पे रखा हुआ P हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो P है उसके अंदर P का मुंह है वो इस तरफ है, इस तरफ है। आप दर्पण में इसको देखेंगे तो इसका मुंह चेंज हो जाएगा, P छोटे Q की भांति हमें दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं जो P है वो Q की भांति हमें दिखाई दे रहा है, यानी पार्श्व परावर्तन हो गया। P का जो चेहरा है वो बदल दिया, Q की भांति दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का परावर्तन पार्श्व परावर्तन कहलाता है। सामान्यतः हम दर्पण में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बायां भाग दर्पण में भी बाईं तरफ ही दिखाई देता है। कई विद्यार्थी पूर्व की कक्षाओं के अनुभव के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं सर इसमें कहाँ पार्श्व परावर्तन हुआ, हमारा बायां हाथ है वो दर्पण में भी बाईं तरफ ही दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है, मैं अपना प्रतिबिंब इसमें देख रहा हूं, तो आप देखिए मेरा ही प्रतिबिंब मेरी ओर देख रहा होगा, तो मेरा बायां भाग है वो निश्चित तौर पर यदि मैं घूमता हूं तो वो इस तरफ आ गया। देख लीजिए जो बायां भाग इस तरफ था, जब मैं सामने की ओर, अब आपके ओर पीठ है मेरी, जब मैं सामने की ओर देखूंगा तो आप देखिए मेरा बायां भाग इस तरफ आ गया है, 180 डिग्री के कोण पर घूम करके इस तरफ आ गया है। दर्पण में भी वो इस तरफ ही दिखाई देना चाहिए, दर्पण में भी वो इस तरफ दिखाई देना चाहिए, परंतु आप देखेंगे कि दर्पण में भी ये बायां हाथ इधर ही दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्श्व परावर्तन की घटना है। आप विभिन्न प्रकार के अक्षर लिखते हैं, ये पार्श्व परावर्तन से संबंधित है। सामान्यतः कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बिना अंकों की सुई वाली घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने एक मैं घड़ी बना देता हूं, प्रश्न पूछ लेते हैं कि बिना अंकों वाली सुई की घड़ी के अंदर, ये आपको बिना अंकों वाली सुई वाली घड़ी दिख रही है। सामान्यतः हम जानते हैं ये 12 का इंडिकेटर है, 1 है, फिर ये 2 है और ये 3, फिर 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 के बाद 12। मान लीजिए आपको कहा जाए कि इस घड़ी के अंदर वर्तमान समय में बिना नंबरों वाली, बिना अंकों वाली सुई वाली घड़ी में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि 9 बजे हों तो आप दर्पण में देखने पर उसको कितने बजे दिखाई देगा वो। तो विद्यार्थियों, हमें यहाँ यदि समतल दर्पण में ये पार्श्व परावर्तन की घटना मालूम है तो हम बड़े इत्मीनान से आराम से बता सकते हैं कि इस घड़ी के अंदर जो दाईं ओर सुई है वो बाईं ओर चली जाएगी, यानी ये जो 9 वाली साइड है ये उठ करके यहाँ से इस तरफ दिखाई देगी। क्या इस मिनट वाली सुई में कोई चेंजिंग होगी? बिल्कुल नहीं चेंजिंग होगी, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ है, ऊपर वाली कभी नीचे नहीं होती। दायां वाला भाग है वो बाईं ओर दिखाई देता है, दर्पण में ये दिखाई देगा। इट मीन्स यदि हमारे पास घड़ी में 9 बजे हैं तो दर्पण के अंदर हमें
3 बजे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दर्पण क्या करता है, पार्श्व परावर्तन करता है, बाएं भाग को दाईं ओर शो करता है, दिखाता है। इस प्रकार के और भी टाइमिंग के क्वेश्चन आप बना के आराम से अभ्यास के तौर पे आप कर सकते हैं। घर पे आप देखिएगा करके कि 4:30 हुए हैं तो दर्पण में कैसे दिखाई देंगे, 5:40 हुए हैं तो दर्पण में समय क्या बताएगा। ये सब प्रश्न आप घर पे आराम से बैठ करके कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण पीछे, जितनी दूरी पर आगे वस्तु रखी है। इस बात को हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी उससे आगे क्या रखी हुई है विद्यार्थियों, वस्तु रखी हुई है। हम इस तथ्य को अब सिद्ध करके आपको बताएंगे। इस तथ्य को सिद्ध करके बताएंगे तो आप देखेंगे ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण इस तरह से क्षितिज लाइन में है। इस समतल दर्पण के लिए जैसे कि आपको पूर्व में बताया था, ये क्या चीज है, अभिलंब है। अभिलंब है और इस अभिलंब के लिए आने वाली प्रकाश किरण, मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, अभिलंब छोटा बना लेते हैं अपने डिस्टर्बेंस नहीं हो। आने वाली आपतित किरण मान लीजिए ये m डैश परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ m के ऊपर कोई वस्तु pm रखी हुई है। ये मान लीजिए कोई वस्तु pm है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है इस तरफ p डैश m पे। ये यहाँ से दो प्रकाश किरणों की, हम आपतित किरणों की कल्पना करते हैं। ये पहली आपतित किरण है जिसे हम PO कहते हैं या PO मान सकते हैं। ये दूसरी आपतित किरण है जिसे PO डैश किरण मान लेते हैं। यहाँ से आप जानते हैं विद्यार्थियों, ये परावर्तित होकर के इतना ही कोण, ये आपतन कोण I जिसे हम कोण नंबर 1 नाम दे देते हैं, और ये हमारा अभिलंब। आप जानते हैं ये प्रकाश किरण जब इसके टकराएगी तो यहाँ ये आपतन कोण है, आपतन कोण ये 2 नंबर वाला, और इतना ही कोण परावर्तन कोण बनती हुई ये परावर्तित हो जाएगी। प्रकाश किरण आई, यहाँ टकराने के बाद परावर्तित हो गई। आपतन कोण नंबर 2 और परावर्तन कोण नंबर 3 चूंकि बराबर होंगे, इसी प्रकार ये जो दूसरा कोण है परावर्तित किरण और दर्पण के बीच, ये कोण नंबर 4 मान लेते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार ये दूसरी किरण PO डैश की बात करते हैं। PO डैश ने दर्पण के साथ जो कोण बनाया वो कोण नंबर हम मान लेते हैं 5। यहाँ से ये परावर्तित होकर के दूसरी ओर चली गई। यहाँ पर ये फिर इसके लिए अलग से अभिलंब मानेंगे। अभिलंब के साथ ये कोण नंबर 6, ये कोण नंबर 7 और ये कोण नंबर 8। यहाँ से इसकी आभासी स्थितियां हम देखेंगे। चूंकि प्रतिबिंब आभासी बनता है, उसको हम आभासी क्यों कहते हैं ये हम यहाँ पर और थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, जान लेते हैं। चूंकि आप देख रहे हो विद्यार्थियों, परावर्तित किरणें वास्तव में इस तरफ हम देख रहे हैं दूर हटती जा रही है, इस तरफ कभी भी वास्तव में मिलेंगी नहीं। पीछे बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होने के कारण ही इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। P-M एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है, क्योंकि वास्तव में किरणें दूर हो रही है, पीछे बढ़ाने पर वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसी स्थिति में वास्तविक की बजाय आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमने ये बताना है कि M से वस्तु P जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर P डैश है, यानी हमको PM और P डैश M दूरी को बराबर शो करना है, बराबर साबित करना है। ये कोण नंबर 8 हुआ, ये कोण नंबर 9
और ये कोण नंबर 10। विद्यार्थियों, कोई भी हम जब इस प्रकार के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए कि हमें करना क्या है। यहाँ हमारे पास ये बताना है कि ये दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखी है, यानी m से p की जितनी दूरी है उतनी ही m से p डैश की दूरी है। प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी को हमने बराबर बताना है। तो दोनों दूरियों को बराबर बताने के लिए, दोनों दूरियों को बराबर शो करने का मतलब हमें सिद्ध करना है या साबित करना है। सिद्ध क्या करना है कि PM जो है वो P डैश M के बराबर है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है। विद्यार्थियों, आप विज्ञान के साथ साथ गणित के भी विद्यार्थी हैं, तो आप जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुजों में आप देख सकते हो यहाँ त्रिभुज बन रहा है PMO और P डैश MO, दो त्रिभुज बन रहे हैं। किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो दूरियों को आपने बराबर साबित करना होता है, तो उन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग सम साबित कर दीजिए। सर्वांग सम होते ही जो संबंधित भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएगी। आप देख सकते हैं PM और P डैश M दोनों संगत त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इनको हमें सर्वांग सम करना है। क्योंकि सर्वांग समता के नियम के लिए क्या क्या तथ्य आवश्यक है या कौन सी तीन बातें आवश्यक है? या तो दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर कर दीजिए, या दो संगत भुजाएं एक कोण बराबर कर दीजिए, या दो कोण और एक भुजा संगत भुजा आप बराबर कर दीजिए। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। आप दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि MO इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा है। आप देख सकते हो ये दोबारा जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाई है, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। ऊपर वाले के लिए भी यही भुजा काम आएगी, नीचे वाले के लिए भी यही भुजा काम आएगी। एक तो भुजा कर रहे हो, बाकी के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है भी कौन सी भुजाएं बराबर है, कौन से कोण बराबर है। ऐसा इस स्थिति में आप पहले त्रिभुज POM डैश और P डैश M डैश O को देखेंगे, उनको पहले सर्वांग सम करेंगे, जिससे क्या होगा PO भुजा और P डैश O भुजा बराबर हो जाएंगे जो इधर वाले त्रिभुजों की है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम त्रिभुज कौन कौन से लेंगे? त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा? POM डैश, POM डैश व दूसरा त्रिभुज लेंगे P डैश OM डैश, P डैश OM डैश। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और इधर ये त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम करते हैं। सर्वांग सम के लिए तीन तथ्य आपके सामने मौजूद है। कोण 1 और 9 को हम बराबर करेंगे, जिससे ये POM डैश और P डैश OM डैश भी बराबर हो जाएंगे। वो देखो किस प्रकार से। आप जानते हैं चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। विद्यार्थियों, आपको पता है किस कारण से ये बराबर है? कोण 2 और 3 क्यों बराबर है? आपको इससे पूर्व वाले अध्याय में, पूर्व वाले प्रकरण में मैंने परावर्तन का जो द्वितीय नियम बताया था, वो ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं PO एक आपतित किरण है और OL एक परावर्तित किरण है। तो ऐसी स्थिति में अभिलंब के इर्द गिर्द 2 और 3 कोण आपतन और परावर्तन कोण है, इसलिए ये क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब 2 और कोण 3 बराबर हो गए तो इन दोनों साइडों में, चूंकि आप देख सकते हो कोण 1 और 2 90 डिग्री का जोड़ बना रहे हैं, कोण 3 और 4 भी 90 डिग्री का जोड़ बना रहे हैं। जब 2 और 3 बराबर है तो कोण 1 और कोण 4 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। चित्र की कंडीशन देखिए विद्यार्थियों, याद समझ के करना है, आपको रट्टा नहीं लगाना। आप इस बात को समझिए कि कोण 1 और 2 90 डिग्री के ऊपर बने हुए कोण हैं। इसी तरह कोण 3 और 4 भी 90 डिग्री पर बने हुए कोण हैं।
कोण 2 और 3 बराबर हैं। मान लीजिए कोण 2 मैं कह देता हूं कि 40 डिग्री का है, तो आप जानते हैं कोण 3 भी कितने का होगा, 40 डिग्री का होगा। अब आप बताएं कि कोण 1 कितने का होना चाहिए। आप देखेंगे कि कोण 1 और 2 का जोड़ 90 है, 1 और 2 का जोड़ 90 है, तो 90 में से 40 गया, कोण 1 कितने डिग्री का हुआ, 50 डिग्री का। इसी प्रकार कोण 3 और 4 का जोड़ 90 का है, तो कोण 3 40 का है, तो कोण 4 भी कितने का हुआ, 50 डिग्री का। ये विद्यार्थियों आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, वास्तव में जरूरी नहीं है कि ये 40-50 के हों, ये इसलिए समझाने के लिए बताया कि इस स्थिति में जब 2 और 3 कोण बराबर हैं तो कोण 1 और 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हम लिखेंगे इसलिए, यहां लिख सकते हैं किस कारण से, परावर्तन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। इसलिए कोण 2 और 3 बराबर है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4, क्योंकि 90 डिग्री वाली कहानी यहां पे लागू हो रही है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। विद्यार्थियों कोण 4 किसके बराबर हैं, कोण 4 बराबर कोण 9। ये आप पे छोड़ते हैं, कोण और 4 और 9 क्यों बराबर हुए। निश्चित तौर पे आपने छोटी कक्षाओं में गणित के अंदर ये पढ़ा है कि जब दो क्रॉस आपस में क्रॉस करते हैं तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहते हैं। तो कोण 4 और 9 देखो इस प्रकार के कांटे के आमने सामने के कोण हैं, यानी कि ये कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये 4 और 9 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो विद्यार्थियों समीकरण 1, 2 और 3 से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2 3 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है। जिस कारण से 2 3 के बराबर हुआ, इस कारण से 1 किसके बराबर हुआ, 4 के बराबर हुआ, और 4 किसके बराबर हुआ, 9 के बराबर हुआ। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि कोण 1 बराबर कोण क्या है विद्यार्थियों, 9 है। समीकरण 1, 2 और 3 ये स्पष्ट कर रही है कि 1 4 के बराबर है और 4 9 के बराबर है, तो 1 और 9 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 9 है। अब आप देखें कि कोण 1 और POM डैश, कोण 1 और POM डैश का जोड़ 180 बन रहा है। इसी प्रकार कोण 9 और कोण P-OM डैश का जोड़ भी 180 बन रहा है। इसका मतलब कोण 1 को भी 180 में से घटा देते हैं और कोण 9 को भी 180 में से घटा देते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों किसी भी समीकरण में ये रूल है, ये नियम है कि हम एक तरफ जितना जोड़ते हैं या जितना घटाते हैं, दूसरी तरफ भी वही रकम लिखी जानी चाहिए। यहाँ हम कोण 1 को 180 में से घटा रहे हैं, कोण 9 को भी 180 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, इसका कारण मैंने बता दिया। क्योंकि 1 को जब आप 180 में से घटाओगे तो आपके पास जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये कोण आ रहा है संगत कोण POM डैश आ रहा है। और जब हम 9 को घटा रहे हैं, इस 9 को घटा रहे हैं, तो हमारे पास P-OM डैश कोण आ रहे हैं। आप देख सकते हो 180 में से 1 गया तो हमारे पास कोण आ गया POM डैश बराबर कोण, इस तरफ कौन सा कोण आ गया, P-OM डैश। ये हमारा तथ्य नंबर 4 है, जो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के दो कोण संगत कोणों को बराबर शो कर रहा है। अब आप देखेंगे कि इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। कौन सी भुजा विद्यार्थियों, भुजा
एम डैश बराबर भुजा ओ एम डैश, तथ्य नंबर हमारा 5। कारण है ये कॉमन है, आप देख सकते हो ओ एम डैश ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी है, नीचे वाले त्रिभुज के भी लिए है। जिस प्रकार आपने कोण 1 और 9 को बराबर किया था आपतित किरण पीओ के संदर्भ में, उसी तरह आप आपतित किरण पी डैश ओ के संदर्भ में भी कोण 5 और 10 को क्या बता सकते हैं, बराबर कह सकते हैं, क्योंकि बात वही है। पीओ एक आपतित किरण थी, वैसे ही पीओ डैश एक आपतित किरण है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 10। विद्यार्थियों, तथ्य नंबर 4, 5 व 6 से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि दो कोण और उनके बीच की संगत भुजा बराबर हैं, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किस नियम से? एस ए एस की सर्वांग समता के आधार पे, सर्वांग समता से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ एम डैश बराबर सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी डैश ओ एम डैश के। चूंकि विद्यार्थियों आप जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो इधर पीओ है और पीओ के संगत भुजा कौन सी है, पी डैश ओ है। ये पीओ भुजा किसके बराबर हो जाएगी, पी डैश ओ के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः पी ओ बराबर हो गई पी डैश ओ के। पी ओ किसके बराबर हो गई, पी डैश ओ के। विद्यार्थियों आप यहां पर देख सकते हो हम हमारे जो निष्कर्ष, जो लक्ष्य हम लेके चले थे उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहां पर अब हम जो हमारे लक्षित त्रिभुज हैं वो लेंगे। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी एम ओ, ये त्रिभुज पी एम ओ जिसमें पी एम भुजा है, वह दूसरा त्रिभुज पी डैश एम ओ, त्रिभुज पी डैश ओ एम ओ में हम तीन तथ्यों को बराबर करने जा रहे हैं। तीन संगत भुजाएं कोण जो भी बनेंगे उनको देखिए आप क्या देखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 9, पी एम ओ का कोण 1, पी डैश एम ओ का कोण 9, जो आप समीकरण नंबर यहाँ देख सकते हो, यहाँ 1 और 9 बराबर हो रहे हैं। आप देख सकते हो कोण 1 बराबर 9 हो गए, ये हमारा इसका तथ्य नंबर 1। दूसरी जो बात आपने अभी साबित की है कौन सी विद्यार्थियों, पी ओ बराबर पी डैश ओ, ये भुजा और ये भुजा भी आपने बराबर सिद्ध की है। और तीसरा ओ एम बराबर ओ एम, क्यों विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तथ्य नंबर 2 और ये तथ्य नंबर 3 किसकी सर्वांग समता, यहां भी एस ए एस की सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज पी एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज पी डैश एम ओ के। आप जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होते हैं, अतः पीएमओ का भुजा पीएम की भुजा पीएम बराबर होगी किसके भी, पी डैश एम के। विद्यार्थियों इस प्रकार से ये साबित होता है कि समतल दर्पण पे दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको आराम से रोक करके समझ लेंगे। अपना जो आगे का टॉपिक है, एक बार थोड़ा सा अपने ब्रेक लेते हैं, दोबारा फिर आते हैं। अपने आगे का टॉपिक हम करेंगे गोलीय दर्पण। 2 मिनट शुरू कर दिया। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण।
हम आज विद्यार्थियों समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है या गोलीय दर्पण क्या है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि गोलीय दर्पण किस तरह से होता है। समतल दर्पण के अलावा एक ऐसे दर्पण भी होते हैं जो सामान्यतः जिनका परावर्तक पृष्ठ होता है वो वक्रित होता है, वक्राकार होता है, गोलीय होता है। ऐसे दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। सामान्यतः विद्यार्थियों आपने देखा होगा कई बार जो अपने बस का ड्राइवर है उसके साइड का एक ऐसा दर्पण लगा होता है जो बीच में से उभरा हुआ सा दिखाई देता है और पीछे का पूरा दृश्य कवर करता है। कुछ विद्यार्थी पैसे निकलवाने के लिए एटीएम में जाते होंगे, एटीएम में जाते हैं तो एटीएम के जस्ट दोनों कॉर्नर पे आगे की ओर ऐसे उभरे हुए दर्पण से लगे रहते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य जगहों पे हम विभिन्न प्रकार के दर्पण देखते हैं। विद्यार्थियों आपने टॉर्च में जो टॉर्च का जो बल्ब होता है उस बल्ब के अलावा जो कटोरी होती है जिस पे पॉलिश की होती है वो भी अवतलाकार होती है। क्यों होती है, क्या होता है, ये सब गोलीय दर्पण से संबंधित तथ्य हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गोलीय दर्पणों का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से गोलीय दर्पणों को बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों खोखले गोले को काट करके, मान लीजिए खोखला कांच का गोला है, पारदर्शी कांच का गोला है, उस गोले को काट करके, ये कांच का खोखला गोला है, इस गोले को काट दिया जाता है। मान लीजिए इस तरह से इसको काट लिया, इस तरह से। अब ये वक्रित पृष्ठ हमें प्राप्त हो गया। खोखले गोले को काट करके एक साइड में उसके पॉलिश कर दी जाती है। आप देख सकते हैं इसकी दो साइडें हैं, दो पृष्ठ है। एक इस तरफ का पृष्ठ जो अंदर की ओर से धंसा हुआ है, अवतलाकार है, और एक ये बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम उत्तलाकार साइड कह सकते हैं। विद्यार्थियों किस तरह से हम दर्पणों को जानते हैं, गोलीय दर्पण निर्माण कैसे होता है, पहले हम उसकी एक संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। इस दर्पण के एक तरफ हमने रजत या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी। मान लीजिए हमने इसके अवतल पृष्ठ पर, धंसी हुई पृष्ठ पर रजत पॉलिश की है, तो इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है। इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी इसकी धंसी हुई तरफ हमने रजत पॉलिश कर दी, ऊपर वाली तरफ ये उत्तल साइड है वो परावर्तन का काम करेगी। यानी इस तरफ हमारे प्रतिबिंब बनेंगे, प्रकाश किरणें इधर से आएगी, यहाँ से टकरा करके वापस मुड़ेगी। इधर से यदि कोई प्रकाश किरण आए तो भी टकरा कर वापस नहीं मुड़ सकती, क्योंकि इधर पॉलिश की होती है, पॉलिश के ऊपर कोई रंग लेपित कर दिया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से हम हमेशा गोलीय दर्पणों के पश्च तरफ, पीछे की तरफ पॉलिश करते हैं। वैज्ञानिक जो है वो यथार्थ यानी सही प्रेक्षण लेने के लिए, बिल्कुल यथार्थ प्रेक्षण आ सके, सही प्रेक्षण आ सके, वो पॉलिश हमेशा उसी तरफ करते हैं और वही साइड फिर परावर्तन का काम करती है। तो उत्तल दर्पण हमने देखा किस प्रकार से बनाया। हम जानते हैं इस गोले का दूसरा भाग इस तरह से है, इसके हमने उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर दी। ऐसी स्थिति में इसका जो धंसा हुआ पृष्ठ है, अवतल या दबा हुआ पृष्ठ है, वो परावर्तन का काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करेगा। इसलिए हम इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। आपको दोनों दर्पणों के बीच जो अंतर है भली भांति मालूम होना चाहिए, ताकि आप में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या असमंजस की भावना, असमंजस की स्थिति पैदा न हो। कई बार क्या होता है, इसमें इस लेसन में जो आपने आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा है उसके अनुसार इसमें 3 अंकों का आपका मौलिक रचनात्मक प्रश्न जो आएगा वो इससे संबंधित ही आने की संभावना है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कीजिए। तो कई बार विद्यार्थियों को प्रतिबिंब निर्माण करना आता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। विद्यार्थियों जब हमें उत्तल दर्पण ही नहीं मालूम होगा तो प्रतिबिंब हम कैसे बना पाएंगे। तो आपको भली भांति दोनों के बीच अंतर समझ लेना चाहिए।
उत्तल दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तन का काम करे। बड़ा आप हिंट लेकर के समझ सकते हैं। ऊ माने उठा हुआ, तल माने तला, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अव माने दबा हुआ, हम जानते हैं विलोम शब्द आप करते हैं हिंदी के अंदर, उन्नति अवनति। उन्नति का मतलब उठना, प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। अवनति का मतलब खत्म होना, नष्ट होना। प्रोग्रेस का उल्टा रिप्रोग्रेस, प्रोग्रेस न होना। तो यहां आप देख सकते हो ऊ माने उठा हुआ, पृष्ठ जब परावर्तन का काम करे तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ पृष्ठ परावर्तन का काम करे उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। केवल ये बनावट के आधार पे दो अंतर है, एक अंतर है। इसके अलावा इनकी क्रिया के आधार पे भी अंतर आपको स्पष्टतः इंगित होना चाहिए कि उत्तल और अवतल में क्या डिफरेंस है, दोनों दर्पण में क्या भिन्नताएं हैं। विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण क्या करता है, आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है, जो समांतर प्रकाश किरणें आ रही होती है, उनको टकराने के बाद उत्तल दर्पण से प्रकाश किरण पुंज टकराने के बाद फैल जाता है। ये देखिए ऊपर की ओर चली गई, ये नीचे की ओर चली गई। फैलने को अपसारित करना भी कहते हैं, अपसार हो जाना भी कहते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का दूसरा नाम जो है वो अपसारी दर्पण है। विद्यार्थियों कई बार उत्तल अवतल न लिख के प्रश्न इस संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि अपसारी दर्पण पे प्रतिबिंब निर्माण कीजिए। तो आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि अपसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं। निश्चित तौर पे अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद अपसारित कर देता है, फैला देता है। वहीं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का कार्य है प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसारित करना या केंद्रित करना या मिला देना। इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये एक बिंदु पर केंद्रित करता है। आप देख सकते हो प्रकाश किरणें आ रही है, आने के बाद जब ये इससे टकराती है, टकरा करके एक बिंदु पर अभिसारित हो रही है, इसलिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी हम इसको कहते हैं, अभिसारी दर्पण। विद्यार्थियों, इस केंद्रित करने के गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग जितनी भी लाइट्स होती है, चाहे वो सर्च लाइट है, तलाश करने वाली लाइट है, चाहे ऑपरेशन थिएटर के अंदर मरीज का ऑपरेशन करना था उसके ऊपर फोकसित करने वाली लाइट है, चाहे हमारे टॉर्च के अंदर डाले जाने वाली लाइट है, उसके अंदर इस दर्पण का भली भांति उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं टॉर्च के अंदर इस प्रकार से एक दर्पण लगा होता है, पॉलिश, चांदी जैसी पॉलिश की होती है। यहाँ मान लीजिए बल्ब होता है, तो बल्ब से जब प्रकाश किरणें इस कटोरी के टकराएगी तो टकराने के बाद वो केंद्रित होकर के आगे जाएगी, दूर तक लाइट जाएगी। मतलब वाहनों की हेडलाइट, वाहन के साधनों के आगे जो हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट में भी यही अवतल दर्पण होता है ताकि लाइट आगे तक जाए, दूर तक चली जाए। या सर्च करने वाली लाइट हैं, उनमें भी अवतल दर्पण होता है। ऑपरेशन थिएटर की लाइट होती है, उनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टॉर्च में तो करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु की ओर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों, इसमें कई विद्यार्थी भूल जाते हैं कि सर, मेरा पूर्व का कक्षाओं का अनुभव है कि विद्यार्थी कहते हैं सर हमें ये याद नहीं रहता कई बार कि उत्तल दर्पण फैलाता है, अवतल दर्पण इकट्ठा करता है, ये हम कैसे याद रखें? तो एक छोटी सी हिंट है जिसके जरिए आप याद रख सकते हो। इस दर्पण को हम इस तरह से कर लें, मान लीजिए इस तरह से कर लिया। विद्यार्थियों, कौन सा दर्पण हो गया? दर्पण कभी बदलता नहीं है। उभरा हुआ पृष्ठ यदि परावर्तक की भांति काम कर रहा है तो वो कौन सा माना जाएगा? उत्तल दर्पण माना जाएगा। ये उत्तल दर्पण है। दूसरी ओर ये हमने इस दर्पण, अवतल दर्पण को भी इस तरह से क्षैतिज लाइन में रख लिया है, ऊर्ध्वाधर न होकर के क्षैतिज कर लिया है। आप देखेंगे
कि यहाँ पर हम प्रकाश किरणों के बजाय एक पानी गिरने की तुलना करें विद्यार्थियों। मान लीजिए मैं पानी की 2 धाराएं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। 2 धाराएं जब पानी की गिरती है, आप बताएं कि यहाँ पानी गिरने के बाद इस तरफ जाएगा या इस तरफ आएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरफ ढलान है पानी उस तरफ जाएगा, तो प्रकाश किरण भी ढलान की ओर ही जाती है। तो प्रकाश किरण जिस तरफ पानी ढलता है वैसे ही प्रकाश किरण जाएगी। ऐसे ही इस तरफ पानी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा, ये इधर ऊपर आ रहा है, ऊंचा हो रहा है, इस तरफ नीचा है तो ये इस तरफ जाएगा। वहीं जब आप यहाँ पर पानी डालेंगे, पानी की 2 धाराएं डालेंगे साइड से, तो पानी निश्चित तौर पर यहाँ इकट्ठा होगा बीच में आकर के। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि अवतल दर्पण भी केंद्रित करता है, उत्तल दर्पण फैलाता है, अपसारित करता है। इसके अलावा दोनों में क्या अंतर है, ये बनावट और कार्य के आधार पे हमने अंतर देखे। इनके प्रतिबिंब निर्माण में भी फर्क है। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो सदैव हमेशा आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और आकार वस्तु से छोटा होता है। विद्यार्थियों, आपको मैंने ये गोलीय दर्पण शुरू करने से पहले परिचय करवाया था कि वाहनों के अंदर साइड में जो शीशा लगा होता है, पार्श्व दर्पण जिसको हम कहते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का। क्यों करते हैं उसका कारण कुछ तो ये है कि आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, साथ साथ वस्तु से छोटे आकार के होते हैं। दूसरा, इनका दृष्टि प्रास बहुत बड़ा होता है। आप देख सकते हैं उत्तल होने के कारण बहुत सारा पीछे का दृश्य ये कवर कर लेते हैं, पूरी रेंज इनकी ज़्यादा होती है। इस कारण से हम उत्तल दर्पण को वाहनों के अंदर पश्च दृश्य देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइड का पार्श्व दर्पण की भांति इसको काम में लेते हैं। वहीं वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण लेते हैं। इसका कारण भी आपके सामने क्लियर है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब विद्यार्थियों, प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण से बनते हैं वो वास्तविक एवं उल्टे होते हैं। आकार वस्तु से कभी छोटे भी बन सकते हैं, कभी बड़े भी बन सकते हैं, लेकिन वास्तविक और उल्टे बनते हैं। हाँ, एक स्थिति है जिसके अंदर प्रतिबिंब हैं वो वस्तु से बड़े और सीधे बनते हैं अवतल दर्पण के अंदर। विद्यार्थियों ध्यान कर लेना, किसी वस्तु का सीधा और बड़ा या आवर्धित, बड़ा या आवर्धित एक ही शब्द है। सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब यदि हमने किसी दर्पण से प्राप्त करना है तो वो अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण से सीधे जरूर प्राप्त होते हैं, लेकिन कभी भी वस्तु से आवर्धित या बड़े प्रतिबिंब नहीं मिलते, वो हमेशा वस्तु से छोटे रहते हैं। यदि किसी वस्तु का आपने सीधा और उस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। इसी कारण से आपने देखा होगा दंत चिकित्सक है वो इसी दर्पण का इस्तेमाल करता है। जो डेंटल या दांतों के डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की या जो दांत से मरीज होता है, दांत देखनी होती है, उसकी जाड़ में कीड़ा या किसी प्रकार के कोई लक्षण है, कैसी है, तो वो अवतल दर्पण इस प्रकार का एक दर्पण होता है। विद्यार्थियों, कभी आप डेंटल डॉक्टर के आसपास गए हों, कभी देखा हो, इसके सिरे पे ये जो दर्पण होता है ये यही दर्पण होता है। क्या करेगा, उसकी जाड़ के पास जब देखेगा तो उसको वो पूरी जाड़ है वो बड़ी होकर के दिखाई दे देगी, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है वो अवतल दर्पण में भली भांति देख सकता है। वहीं इसका एक और उपयोग है अवतल दर्पण का, जो शेविंग करते हैं, दाढ़ी करते हैं, उनके अंदर भी इसको पास में करेंगे तो चेहरा थोड़ा बड़ा होकर दिख जाएगा, किसी प्रकार के कट लगने की आशंकाएं नहीं रहेगी अवतल दर्पण के इस्तेमाल से। आंखों में यदि कचरा गिरा हुआ है उसको हम देखना चाहते हैं तो यही दर्पण इस्तेमाल कर सकते हैं, अवतल दर्पण। ये उपयोग है अवतल दर्पण के। उत्तल दर्पण का आपने देखा वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा,
आप उत्तल दर्पण की सहायता से, अभी एटीएम वाला बताया है, एटीएम में कोई व्यक्ति पैसे निकाल रहा है तो पीछे क्या हरकत हो रही है, क्योंकि एक वित्त का मामला है, बड़ा ही संवेदनशील मामला होता है, कोई पैसे निकाल सकता है, हमारे पासवर्ड जान सकता है, पिन नंबर जान सकता है, तो हम उन अवतल जो उत्तल दर्पण साइडों में लगे होते हैं उनसे पीछे का दृश्य देख सकते हैं। पैसे निकालते निकालते भी पीछे कोई हमारी जासूसी तो नहीं कर रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, ये बातें देखी जा सकती है उत्तल दर्पण के माध्यम से। या खतरनाक मोड़ होते हैं, खतरनाक मोड़ जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए सड़क है, यहाँ पर खूब सारी बिल्डिंग बनी हुई है और ये सड़क ऐसे मुड़ रही है, यहाँ पे इधर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो इधर से कोई वाहन आ रहा है, इधर से ये वाहन आ रहा है, दोनों वाहनों को आपस में नहीं दिखाई दे रहा इधर से आ रहा है कि नहीं, टकराने की संभावना है। ऐसी स्थिति में यहाँ इस एंगल पर दर्पण लगाया जाता है बड़ा सा। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, जो दोनों वाहनों को आपस में स्थितियां दिखा देता है। इसको इधर से आता हुआ वाहन दिखाई दे देता है इस दर्पण में, इस वाहन को इधर दिखाई दे देता है, दोनों के एक्सीडेंट या दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती। इसके अलावा विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण से हम मजाकिया चेहरों का निर्माण भी कर सकते हैं। आप घर पे हैं, स्टील की नई चम्मच लीजिए, उसके ऊपर आपको दोनों प्रकार के दर्पण दिखाई देंगे। आप स्टील की चम्मच के अंदर की साइड नई चम्मच जिसमें हमारा चेहरा अच्छी तरह से दिखता हो देखेंगे तो हमारा चेहरा उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। वहीं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। आप स्टील की चम्मच की उभरी हुई साइड को जब ऊपर नीचे करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चेहरे हैं वो मजाकिया नजर आएंगे। कभी नाक लंबी हो जाएगी, कभी ठुड्डी लंबी हो जाएगी, कभी आपका गाल एक साइड से बड़ी हो जाएगी। मजाकिया चेहरों का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, आपने जाना उत्तल अवतल दर्पण में अंतर, बनावट के आधार पे, कार्य के आधार पे, प्रतिबिंब निर्माण के आधार पे, और उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग जो हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं वो आपने जाने। आगे के अध्याय में हम देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं व इनसे प्रतिबिंब निर्माण कैसे करते हैं। आज के प्रश्न आप नोट कर लें जो आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व आकार लिखिए। आकार मैंने बताया था आपको, प्रतिबिंब वस्तु के जितना ही बड़ा बनता है। दूसरा, पार्श्व परावर्तन क्या है? तीसरा प्रश्न, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु
रखी है। और लास्ट प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। कम से कम 3 उपयोग विद्यार्थियों आपने लिखने हैं। इस प्रकार से इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो भी आपने करने हैं। ये प्रश्न करके फिर पाठ्य पुस्तक में इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं वो प्रश्न आपने घर पे करने हैं। कल शुक्रवार था, आपने टेस्ट दिया है, उम्मीद करते हैं आगे जो आपके विज्ञान का टेस्ट होगा वो जो आपके अभी 12वां लेसन था, इसके जस्ट आगे 13वें लेसन का पाठ आपके अभिभावकों ने टेस्ट लेना है विज्ञान का। आप निरंतर अपने पढ़ाई को जारी रखें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।